29 सितंबर 2008। मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट। वहाँ जाते नहीं, यहाँ बम ब्लास्ट हुआ और बच्चा सबसे पहले हमारा ही है। अगर सारे आरोपी बाइज्जत बरी हो गए तो फिर बॉम्ब ब्लास्ट किसने कराया? हिंदू आतंकवाद का दाग लगाने का प्रयास कांग्रेस ने ही किया है। ये बॉम्ब ब्लास्ट 29 सितंबर को महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में एक छोटे से शहर मालेगांव में हुआ था। उस दिन रमजान का पाक महीना चल रहा था। पास में एक मस्जिद थी जहां पर लोग नमाज अदा करके अपने घर जा रहे थे। करीबन 9:30 बजे मस्जिद के पास जो चौक थी, बीकू चौक, वहीं पर एक मोटरसाइकिल LML फ्रीडम खड़ी थी। उसमें एक जोर का ब्लास्ट होता है और इस धमाके में 6 लोगों की जान चली जाती है, जबकि 95 लोग जख्मी हो जाते हैं। इसके अगले दिन यानी 30 सितंबर को आजाद नगर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज होता है और इस केस को महाराष्ट्र की ATS एंटी टेररिज्म स्क्वाड टेक ओवर करती है। टेक ओवर के केवल 48 घंटे के भीतर एंटी टेररिज्म स्क्वाड साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। और इसके बाद पूरे भारत में कुछ वर्ड्स काफी ज्यादा पॉपुलर हुए। हिंदू आतंकवादी, हिंदू टेरर, भगवा आतंक। जब आगे इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चलता है कि उस बाइक में RDX लगाकर ब्लास्ट कराया गया था और उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर था MH15P4562। और ये गाड़ी पता है आपको किसके नाम पर रजिस्टर थी? साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर। इस केस को जो लीड कर रहे थे वो थे हेमंत करकरे। देखिए, भारत में उस वक्त पर एक और घटना होती है 26/11 और 26/11 मुंबई अटैक में हेमंत करकरे शहीद हो जाते हैं। हेमंत करकरे के शहीद होने के बाद ATS चीफ का जो पद था वो कई महीनों तक खाली रहता है, क्योंकि कोई भी ऑफिसर ATS का चीफ बनना नहीं चाहता था। क्योंकि ATS का कहना था कि ना तो हमें रिस्पेक्ट मिलता है और ना ही हमें सपोर्ट मिलता है जिस तरह से क्राइम ब्रांच को दिया जाता है। कई सारे ATS ऑफिसर्स तो ये भी चाहते थे कि 26/11 जो अटैक हुआ था उसका इन्वेस्टिगेशन एंटी टेररिज्म स्क्वाड को मिलना चाहिए था, जो उन्हें नहीं मिला। ATS का बजट भी पिछले कई सालों से 25% तक कम हो चुका था। जब कोर्ट ने सख्ती दिखाया और कहा कि कुछ हफ्तों में चीफ को अपॉइंट करो, तो KP रघुवंशी महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड के चीफ बनते हैं और इस केस को आगे बढ़ाते हैं। नाउ 19 जनवरी 2009 को 11 लोगों के अगेंस्ट चार्जशीट फाइल हुआ। प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जिन पर एलिगेशन लगा कि बॉम्ब ब्लास्ट कराने में जो बाइक का इस्तेमाल हुआ है वो उन्हीं का है। लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित पर ये एलिगेशन लगा कि इस पूरे केस का वो मास्टरमाइंड थे। और मेजर रमेश पर एलिगेशन लगा कि ATS ने जो लैपटॉप सीज किया उसमें इन दोनों का रिकॉर्डिंग है, जिसमें ये प्लानिंग कर रहे थे। जो रिकॉर्डिंग था उसमें ये दोनों प्लानिंग कर रहे थे मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट को लेकर। अजय राहिरकर, इन पर एलिगेशन लगा कि लेफ्टिनेंट पुरोहित से इन्होंने 10 लाख रुपए लिए हैं। सुधाकर चतुर्वेदी, ATS ने कहा कि 29 सितंबर को जो RDX ब्लास्ट हुआ था उसका जो इंग्रेडिएंट था वो इनके घर पर मिला। समीर शरद कुलकर्णी, इन्होंने पुरोहित को मैसेज किया था कि सारे जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसको डिलीट कर दो। देखिए, जुलाई 2009 में बॉम्बे स्पेशल कोर्ट ने एक फैसला सुनाया, क्योंकि इन लोगों के खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग सबूत नहीं मिले हैं कि ये किसी ऑर्गेनाइज्ड गैंग के पार्ट हैं। सो अब ये केस नासिक के नॉर्मल कोर्ट में ही चलेगा। देखिए, मकोका एक्ट उन लोगों पर लगता है जो टेररिस्ट हो या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन से उनका कनेक्शन हो। फिर एक मेजर टर्निंग पॉइंट आता है 13 अप्रैल 2011 को। अब इस केस की जांच ATS नहीं बल्कि NIA करेगी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो देश की टॉप एंटी टेरर टीम है। कई सालों तक NIA और कोर्ट में ये डिबेट चलता रहा कि इन पर मकोका लगना चाहिए या फिर नहीं लगना चाहिए। और ऐसे करते करते साल 2017 आ गया, जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बेल दे दी और इसके कुछ टाइम के बाद लेफ्टिनेंट पुरोहित को भी बेल मिल जाता है। फिर दिसंबर 2018 में ट्रायल स्टार्ट होता है, जिसमें 323 लोगों ने गवाही दी, लेकिन 37 लोगों ने अपना स्टेटमेंट ही बदल दिया। कोर्ट में यह प्रूफ नहीं हो पाया कि बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे इन लोगों का हाथ था। उस दिन जो बाइक ब्लास्ट हुआ था एक्चुअली में वो प्रज्ञा सिंह ठाकुर का था ही नहीं। इन शॉर्ट, ना तो NIA और ना ही ATS ये प्रूफ कर पाई कि इस बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे इन लोगों का हाथ था। कुछ दिन पहले ही इन सारे लोगों को बेल मिल गया।
हिंदुओं पे जो कलंक लगा था आतंकवाद होने का, वो मिट गया। एज अ हिंदू आई फील प्राउड। इस केस में कुछ ऐसी भी चीजें हुई जिसे जानना आपको बेहद जरूरी है, और आप कह सकते हो कि पूरे वीडियो का ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। रोहिणी सालियान जो एक एक्सपीरियंस वकील थी, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट केस में काम कर चुकी थी। 2008 के मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट में इनका जो रोल था वो था स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का, मतलब वो एनआईए की तरफ से कोर्ट में मुकदमा चलाती थी, सबूतों को पेश करती थी। लेकिन 2015 में इन्होंने पब्लिकली बोला कि एनआईए के कुछ ऑफिसर्स ने इन पर प्रेशर डाला कि वो एक्यूज के खिलाफ ज्यादा सख्ती ना बरतें। Yes, somebody has come to me and has told me to go soft. And this person was who? From NIA. A member of the NIA. Yes. And when did this happen exactly? It must initially it has happened somewhere in between May and June last year. लेकिन बाद में इन्हें केस से हटा दिया जाता है। वेल, सच्चाई क्या है आई डोंट नो। वेल, नेक्स्ट पॉइंट। 29 सितंबर को मस्जिद के बाहर जो आरडीएक्स ब्लास्ट हुआ था, वो आरडीएक्स लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद ने नहीं, एटीएस ने लगाया था। क्या? हाँ, ये बात एनआईए ने साल 2016 में अपने चार्जशीट में कहा कि आरडीएक्स लेफ्टिनेंट कर्नल ने नहीं बल्कि एटीएस ने प्लान किया था। देखिए, एटीएस ने सुधाकर द्विवेदी के लैपटॉप से जो ऑडियो और वीडियो रिकवर किया था, उस मीटिंग में इसकी प्लानिंग की जा रही थी। एटीएस ने वॉइस सैंपल को फोरेंसिक लेबोरेटरी में टेस्ट भी करवाया कि ये जो वॉइस सैंपल है वो एक्यूज्ड का ही है। लेकिन जब कोर्ट में इस एविडेंस को पेश किया गया तो कोर्ट ने ये कहकर एक्सेप्ट नहीं किया कि इस लैपटॉप को कस्टडी में लेने के बाद 24 घंटे के अंदर सीज्ड नहीं किया गया। जब 23 अक्टूबर 2008 को प्रज्ञा सिंह ठाकुर अरेस्ट हुई थी तो उसके बाद दूसरे एक्यूज्ड के बीच बातचीत हुआ था प्लानिंग को लेकर। लेकिन इस एविडेंस को भी कोर्ट ने ये कहते हुए एक्सेप्ट नहीं किया कि जिस तरह से वॉइस सैंपल ली गई वो प्रोसेस सही नहीं था। जो परमिशन चाहिए थे वॉइस रिकॉर्डिंग लेने के लिए वो टाइम पर नहीं लिया गया। सो इसलिए ये कोर्ट में एविडेंस एक्सेप्टेबल नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं बोलूं तो बोलूं, करूं तो करूं क्या। मतलब मैटर ये नहीं करता कि आपके पास एविडेंस है, मैटर ये करता है कि आपने लीगल प्रोसेस फॉलो नहीं किया, कि एविडेंस को जुटाने के लिए भी लीगल प्रोसेस की जरूरत होती है। लिटरली मुझे पता नहीं था कि ऐसे केस में भी एविडेंस जुटाने के लिए परमिशन लेने पड़ते हैं, और अगर आपने परमिशन नहीं लिया तो वो एविडेंस कोई काम का नहीं है। देखिए, इस केस को हुए 17 साल हो गए। अगर आप 17 साल में अगर आप कंक्लूजन निकालो तो क्या निकला कि इसमें कुछ लोगों को जेल होता है, वो 9-10 साल तक जेल में रहते हैं। फिर 17 साल के बाद पता चलता है कि अरे ये तो आरोपी है ही नहीं, बॉम्ब ब्लास्ट तो किसी और ने कराया। किसने कराया? चलो ठीक है, इन पर एलिगेशन लगे, इन्होंने सजा काटा, फिर इन्हें बेल मिल गया। लेकिन पॉइंट तो ये है कि भैया बॉम्ब ब्लास्ट कराया तो कराया किसने? जिन 6 लोगों की जान चली गई, क्या उन्हें न्याय मिला? नहीं। सोहराबुद्दीन फेक इनकाउंटर केस पे जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें भी सेम चीज हुआ। कई लोगों को कई सालों तक सजा मिला, फिर उन्हें बेल मिल जाता है। फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि असल में ये तो आरोपी थे ही नहीं। तो फिर आरोपी होता कौन है? आपको भारत में से कई सारे केसेस मिल जाएंगे जहां केस 15 साल, 20 साल, 25 साल तक चलता है। लोग कई सालों तक जेल में रहते हैं, फिर लास्ट में पता चलता है कि अरे ये तो आरोपी थे ही नहीं। खैर, आप अपनी राय मुझे कमेंट में दे सकते हो। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और अगर वीडियो से अगर आपको कुछ नया सीखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और वीडियो देखने के लिए आपका